हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो जैसा कि आज के टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग का पूरा नाम लॉरेंस कोहलबर्ग था। कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अब चलिए समझ लेते हैं नैतिकता के बारे में, क्योंकि यह नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे तो नैतिकता भी समझ लेते हैं। तो नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत में अंतर को स्पष्ट करना है। नैतिक व्यवहार जो है जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। देखेंगे हिंज की कहानी, जो कि कोहलबर्ग के पूरे सिद्धांत पर आधारित ये सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। तो हिंज की जो वाइफ थी मौत के कगार पे थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान ही की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था। उस औरत का इलाज करने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिन्हें वो जानता था। फिर भी उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले, जो कि दवाई के दाम से आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वो उस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने ये दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर उसकी दुकान तोड़कर वो दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा ली। तो यह थी हिंज की कहानी। तो कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया, जिसने उसे 2 भागों में विभाजित किया, जो थे, पहला में देखेंगे नैतिक दुविधा मतलब मोरल डिलेमा। इसी को हिंज डिलेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा कहते हैं। अब इस पे प्रश्न था कि अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। अब देखिए नैतिक तर्कड़ा मतलब मोरल रीजनिंग कहता है कि 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। जैसे प्रश्न था कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया। तो इस तरीके से 2 प्रश्न बने थे। अब देखेंगे कि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत मतलब कोहलबर्ग थ्योरी का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में किया, जिसमें उन्होंने इस 3 अवस्थाओं को 6 चरणों में विभाजित किया। तो पहला था पूर्व परंपरागत अवस्था मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें आता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था मतलब स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट, और दूसरा है अहंकार की अवस्था मतलब स्टेज ऑफ ईगो। अब इसमें दूसरा देखेंगे परंपरागत अवस्था मतलब कन्वेंशनल स्टेज। इसमें भी 2 स्टेज था, प्रशंसा की अवस्था स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन, और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था मतलब स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। थर्ड था इसमें उत्तर परंपरागत स्तर मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें भी 2 चरण था, पहला है सामाजिक समझौते की अवस्था मतलब स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा था सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था यूनिवर्सल प्रिंसिपल या इंट्रैक्शन स्टेज। तो चलिए अब आगे इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला स्टेज देखेंगे आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास या आज्ञा एवं दंड की अवस्था मतलब ओरिएंटेशन या स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। यह नैतिकता की पूर्व परंपरागत अवस्था का पहला चरण है। यह बाहरी सत्ता पर आधारित है। यहाँ नैतिक सोच सजा मतलब पनिशमेंट से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं माने तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे, ऐसा बच्चों को लगता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए कि कोई गेस्ट है, बच्चे के घर आता है, तो बच्चा अगर उसके सामने हाथ नहीं जोड़कर नमस्कार नहीं करेगा तो उसके मम्मी पापा मेहमान के जाने के बाद बच्चे को पनिशमेंट देंगे। तो वह अगली बार इस पनिशमेंट से बचने के लिए अगली बार कोई भी मेहमान आएगा तो उनको नमस्कार जरूर करेगा। तो वह क्या करता है,
अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए ऐसा करता है। आज्ञा बड़ों को मानता है। तो दूसरा स्टेज व्यक्तिगतता और विनिमय या अहंकार की अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ ईगो। यह पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण है। इस अवस्था को यांत्रिक साधन सापेक्षता या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविटी भी कहते हैं। यह व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन की अवस्था है। बालक आत्म केंद्रिता, मतलब ईगोसेंट्रिज्म, यानी मेरे लिए इसमें क्या है, स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई बच्चा है, उसके बड़े उसको कह दिए कि तुम जाओ मार्केट से यह सामान लेकर आओ, तो लेकिन वो क्या करेगा कि कहेगा कि मम्मी मुझे इसके बदले आप मुझे पैसे दोगी तो मैं आपका सामान लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर अपने लिए, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। तो इसी को अहंकार की अवस्था कहा जाता है। इसी को टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं। जैसे को तैसे की अवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसका दोस्त उसका पेंसिल तोड़ देता है, तो वो बदले की भावना से अपने दोस्त का भी पेंसिल तोड़ देगा। तो उसने क्या किया, जैसे के साथ तैसा व्यवहार किया। तो यह भी दूसरे स्टेज में ही आता है। चलिए अब आगे देखेंगे। दूसरा लेवल, मतलब परंपरागत स्तर, मतलब कन्वेंशनल लेवल। तो यह 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है। इसे किशोरावस्था, मतलब एडोलेसेंस के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर पर लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं, जैसे बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होना। इस स्तर में नैतिकता पर सामाजिक नियंत्रण रहता है। तो इसमें देखेंगे स्टेज थर्ड, अच्छे पारस्परिक संबंध या प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन। इस अवस्था में बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहार के मापदंड को अपनाते हैं, जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, मतलब गुड बॉय और गुड गर्ल बनाते हैं। इस अवस्था का मुख्य लक्ष्य दूसरों को प्रसन्न करना या स्वीकृति पाना है, जिससे उसे प्रशंसा मिले। तो देखिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की किस स्टेज में आते हैं और कौन से लेवल में आते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि यह सेकंड लेवल में आते हैं और स्टेज थर्ड में आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। स्टेज फोर्थ जो है, सामाजिक आदेश को बनाए रखना या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसी को स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम कहते हैं। नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। तो देखिए अगर एग्जाम में पूछता है कि कानून न्याय किस स्टेज में आता है, तो यह स्टेज फोर्थ में आता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल है पश्च परंपरागत स्तर, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो यह 13 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होता है। इसे युवा प्रौढ़ावस्था, मतलब यंग एडल्टहुड के रूप में भी जाना जाता है। इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत लाभ, मतलब पर्सनल बेनिफिट वाले व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। तो स्टेज इसमें 5 है कि सामाजिक समझौते की अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस अवस्था में व्यक्ति समाज के नियमों का पालन करता है। अगर समाज के नियमों का पालन करना एग्जाम में पूछता है तो यह स्टेज 5 में आता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि समाज के साथ समझौता बनाए रखना है या तोड़ना है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों व मूल्यों का संरक्षण करते हैं। अब देखिए लास्ट स्टेज इसमें देखेंगे तो 6 स्टेज है सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था। अब इसका लास्ट स्टेज देखेंगे तो स्टेज 6 है सार्वभौमिक सिद्धांत या विवेक की अवस्था। इसी को स्टेज ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं। इसे विवेक की अवस्था भी कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा के आवाज के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह यह तर्क करता है कि अंतरात्मा के आवाज के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा ही क्यों न हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हम लोगों का थ्योरी पोर्शन। अब देखेंगे
कुछ क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस इस हिसाब से है। तो पहला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाती है। ऑप्शन है पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, आत्मस्वीकृत नैतिक अवस्था या नैतिकता स्तर। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व नैतिक अवस्था, तो यह बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? तो देखिए पनिशमेंट मतलब जहाँ पे आज्ञा और दंड की बात आती है तो वहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर की बात कर रहा है। तो इसलिए इसमें फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है कि पूर्व परंपरागत स्तर। तो यह कोहलबर्ग के फर्स्ट स्टेज की बात कही गई है जिसमें दंड और आज्ञा की बात कही गई है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को आगे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।